नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। साल के शुरुआत यानी कि 2024 की जब शुरुआत हुई थी, फरवरी महीने में किसानों ने मोर्चा संभाला था सरकार के खिलाफ और एक बार फिर किसान सड़कों पर आ गए हैं, आंदोलन करने के लिए हावी होते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि साल का अंत है, दिसंबर महीना है। साल की शुरुआत में एक बार मोर्चा संभाला गया था और साल के अंत में भी एक बार सरकार की मुश्किलें किसान बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो मांगे हैं वो मांगे जो है वो बीजेपी पूरी कर पाती है, सरकार पूरी कर पाती है कि नहीं, ये बड़ा सवाल बनते जा रहा है। लेकिन क्या मांग है और किस लिए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई है, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है। मणिपुर का जो मामला है वो भी काफी हावी पड़ता नजर आ रहा है और दूसरी ओर अगर हम देखें तो अडानी के मामले को भी विपक्ष काफी भुनाने में लगा हुआ है। तीसरा मुद्दा अब किसानों का भी ये मिलने वाला है और संसद में इस मुद्दे को उठाने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसी पर आज खास चर्चा होगी और किसानों ने किन मांगों को लेकर दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पूरी तैयारियां कर रखी है संसद के घेराव की, इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये चर्चा होगी कि किसान एक बार फिर से मोर्चा संभाले हुए बैठे हैं और अगर साल की शुरुआत की बात करें तो साल की शुरुआत में भी मोर्चा संभाला गया था, लेकिन उस वक्त रोक दिया गया था। फिलहाल जो खबरें निकलकर सामने आई उसमें ये कहा गया कि कल मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग में बात नहीं बन पाई थी। उसके बाद जो मांगे हैं वो पूरी होने की जो बात थी वो नहीं बन पाई, जिसकी वजह से किसान आंदोलन पर उतर आए हैं और नोएडा से लेकर अब दिल्ली के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मांग है उसको लेकर किसान हावी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? प्रगति अगर हम देखें, ये हमें समझ नहीं आता कि किसान को आंदोलन करना क्यों पड़ता है बार बार। जी। किसान अगर अपनी कोई बात कह रहा है तो सरकार उसको सुने और उसका समाधान निकाले। क्यों आंदोलन करने की आवश्यकता बार बार पड़ती है और क्यों किसान ये आंदोलन करता है? हमने किसी उद्योगपति को आंदोलन करते हुए नहीं देखा। उसकी भी तमाम समस्याएं होती हैं, उसको भी जमीन अधिग्रहण करनी होती है, उसके ऊपर भी लोन होता है, उसको भी अपनी फसल नहीं बेचनी होती, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, तो वो तो कभी आंदोलन नहीं करता। किसान ही आंदोलन क्यों करता है? सरकारें जो है वोट लेने के लिए किसान को जाति में बांट देते हैं और बाद में जब उसकी कोई समस्या हल करने की बात आती तब उसको टाल देते हैं। ये सरकारों की एक रणनीति रही है, चाहे वो आज की सरकार हो और चाहे इससे पहले की सरकार है। आप देख रहे हैं कि कई दिनों से ये लोग भूमि अधिग्रहण में कुछ बदलाव की मांग कर रहे हैं। वो जायज मांग है, सरकार उसमें कितना कर सकती है कितना नहीं कर सकती है ये सरकार को देखना चाहिए। लेकिन सरकार है कि सुनने को राजी नहीं है। सरकार अपनी हठधर्मिता चला रही है। मेरे पास जो जानकारी उसमें यह है कि भाई जो मेरी जमीन आप अधिग्रहण कर रहे हैं तो उसमें मुझे कम से कम 10% जमीन मेरी छोड़ी जाए ताकि मैं भी अपना कोई काम धंधा उसमें करूं। तो इसमें क्या बुराई है सरकार को? दूसरा क्या है कि जो मुआवजा है, उसको जो जमीन का रेट है, अगर जो जमीन का रेट आप सरकार ले रही है, आगे किसी को दे रही है, तो उसमें से एक अच्छा अमाउंट वो मांगता है, 64% की मांग कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। और फिर भी सरकार को उसकी बहुत सारी डिमांड हो सकती है, कई सारी चीजें हो सकती है, तो सरकार को उचित निर्णय इस पर लेने में दिक्कत क्या है, ये आज तक समझ में नहीं आया। आपने देखा होगा 2 साल पहले बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ था, लगभग 750 किसान मारे गए और मारे मारे जाने के बाद में अंत में प्रधानमंत्री ने वो अपने कृषि कानून वापस लिए। तभी तो वापस लिए होंगे, उसमें कुछ कमियां रह गई होंगी, किसान सेटिस्फाई नहीं हुए। अगर आप सही थे तो आपने क्यों वापस लिए? और फिर आपने उनको मना के भेजा कि हम आपको एमएसपी देंगे और आज तक कोई एमएसपी पे कोई मीटिंग ही नहीं हुई जो कमेटी बनाई गई है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं किसानों को टालने की बात करती है और अंत में किसान को इस तरह के जो निर्णय है वो लेने पड़ते हैं, इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। और यहाँ भी मैं आपको कहता हूँ, देखिए आज जो परेशानी आम आदमी को हो रही है, दूसरे लोगों को हो रही है, खुद किसान को परेशानी हो रही है, वो दिल्ली जाके भी क्या कर लेंगे? अब यहाँ बॉर्डर पे आप पहुंच गए हैं दिल्ली के और यूपी के, और यहाँ लट्ठम लट्ठा होते रहिए और जनता परेशान होती रहेगी, होना कुछ नहीं है। सरकार और किसानों के बीच में नूरा कुश्ती चलती रहेगी, पहले भी चलती रही, आगे फिर चलती रहेगी। तो इसका इसका उचित समाधान होना चाहिए और सरकार को इस पे सीरियसली को निर्णय लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी। जी, बिल्कुल, अगर देखें सर तो इससे पहले भी साल के शुरुआत में किसानों ने मोर्चा संभाला था, उस समय भी रोक दिया गया था। आपने 2 साल पहले का भी ज़िक्र किया, तब तब अगर हम देखें तो सरकार को घुटनों पर आना पड़ा था और आपने जैसा बताया कि अगर देखें तो उस बिल में कुछ खामियाँ रही होंगी, इस वजह से उसे वापस लेना पड़ गया।
तो फिलहाल जो मांगे हैं ये भी काफी जायज दिख रही हैं और आपने शुरुआत में ही बातचीत के ये कह दिया कि ये समझ नहीं आता कि क्यों किसानों को आंदोलन पर उतरना पड़ता है। क्या उनकी मांगे सरकार तक पहुंच नहीं पाती है या सरकार उन्हें इस वक्त से अगर हम कहें तो दरकिनार करने की कोशिश करती है कि आंदोलन करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फिलहाल लगातार आंदोलन की जो नौबत आ रही है ये काफी सारे सवाल खड़े करती है बीजेपी की सरकार में या हम कह लें कि केंद्र की सरकार के लिए, क्योंकि लगातार जो किसान है वो परेशान नजर आते हैं। उनकी ऐसी मांगे हैं जो बिल्कुल जायज दिखती हैं, पर उन मांगों को नहीं पूरा किया जाता है, जिसकी वजह से आंदोलन की नौबत आ रही है। और इस बार तो यूपी के किसानों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और जिस तरह से खबरें निकल कर आई कि रविवार को मीटिंग हुई और मीटिंग में कोई बात नहीं बन पाई, इसलिए दिल्ली कूच तक की नौबत आ गई है। रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है सर, बैरिकेटिंग हर जगहों पर लगा दी गई है। नोएडा की स्थिति भी कुछ खास दिख नहीं रही है क्योंकि जाम की स्थिति काफी ज्यादा है और इस वक्त महिला पुलिसकर्मी भी तैनात दिख रही हैं, क्योंकि हम देखें तो किसानों ने जो मोर्चा संभाला है उसमें महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। तो आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि इस वक्त भी किसान हावी पड़ते हुए दिख रहे हैं, तो जो मांग है उसको लेकर भी बीजेपी को इस बार घुटनों पर आना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी एक बार मांगों को जो कृषि कानून है उसको वापस ले लिया गया था। देखो, अगर आप ये बात करें, आपने पूछा है कि सरकारें किसानों की मांगे क्यों नहीं मानती हैं, सरकार को क्या दिक्कत है, तमाम ज्यादातर जायज मांगे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, खासकर 2017 से, वो लगातार किसानों को कह रहे हैं कि हम आपकी 2022 तक आमदनी दुगनी कर देंगे। अब किसानों की आमदनी दुगनी तो हुई नहीं है, लेकिन हाँ, और महंगाई दुगनी अवश्य हो गई है। तो ये पूछने वाला है क्या? प्रधानमंत्री जी से सवाल कोई पूछ सकता है कि भाई आप तो कह रहे थे कुछ और हो गया कुछ? किसानों को बड़ा आश्वासन आप दे रहे थे, ये तो 2022 क्या 22 भी गुजर गया और अब 24 भी गुजरने वाला है, तो किसान तो फंस गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नियत में खोट है सरकार की और सरकारें करना नहीं चाहती हैं। आप मुझे बताइए, आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि बाजरा जो है, जो रिलायंस के स्टोर पे या बाकी जगह पे मिल रहा है, बाजरा 99 रुपीज का आधा किलो मिल रहा है, 500 ग्राम, यानी कि 1 किलो हो गया 200 रुपए का। 200 रुपए किलो आप बाजरा बाजार में बेच रहा है व्यापारी, और किसान से कितना लेते हैं? उसको एमएसपी आप देते हैं 24 रुपए का। तो 24 रुपए में और 200 रुपए में कितना डिफरेंस है भाई? अरे किसान को भी दे दो 100 रुपए, आप वहां डबल कर लो कि आधे पे किसान से ले लो, डबल पे बाहर आप बेच दो। लेकिन आप मुझे आप अंदाजा लगाइए और आप इसका गणना करिए कि कहां 24 रुपए है और कहां 200 रुपए है। तो क्या चाहती है सरकार? सरकार ये चाहती है कि इनको किसानों को लूट के और इनको किसानों का सारी जमीनें और सारी फसलें सब व्यापारी को दे दें, क्योंकि व्यापारी आपको चुनाव में हेल्प करता है, व्यापारी आपके दूसरे जो एजेंडे हैं उनमें आपकी सहायता करता है, इसलिए आप व्यापारी को भरना चाहते हो। तो इससे कहीं ना कहीं किसान खपा है और किसान को पटाने के लिए, किसान से वोट लेने के लिए इनके पास बहुत बढ़िया हथियार है कि जब चुनाव आए तो उसको जातिवाद में बांट दो, उसको धर्म में बांट दो, मंदिर का मुद्दा ले आओ, मस्जिद का मुद्दा ले आओ, तो उससे जो है आपको वोट मिल जाएंगे और आप जीत के आ जाएंगे। और ये जो तमाम मुद्दे हैं धरातल के, जो असली मुद्दे हैं, चाहे वो किसान के मुद्दे हो, चाहे महंगाई के मुद्दे हो, चाहे शिक्षा के मुद्दे हो, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे हो, ये आते ही नहीं है चुनाव में। ये कहाँ चले जाते हैं? चुनाव किस पे होता है? अभी आपने देखा कि 9 विधानसभा पे उपचुनाव यूपी में हुआ है, क्या किसी ने मुद्दा उठाया महंगाई का, किसानों का? कोई मुद्दा था? जाति धर्म का मुद्दा चल रहा था। मुरादाबाद में कुंदर की सीट पे 60% मुसलमान है और वहां पे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता है। तो आप ये मंदिर मस्जिद मस्जिद में उसको शुरू कर देते हैं। आपने संभल में एक नई कहानी शुरू कर दी है। तो ये क्या है, सरकारें दूसरी तरफ लोगों को उलझा के रखना चाहती है, क्योंकि देखिए इसमें ठगा तो उपभोक्ता भी जाता है। अब मुझे बताइए कि 24 रुपए का अगर बाजरा या गेहूं की बात आप करें, किसी भी फसल की बात करें, आप एमएसपी दे नहीं रहे हैं किसान को, और किसान से आप पौने पौने दाम में व्यापारी खरीद के और उसको 4 गुने 5 गुने 6 गुने दाम में लोगों को बेच रहा है, तो लोग भी तो ठगे जा रहे हैं ना। तो नुकसान यहाँ पे किसान का हो रहा है और आम जनता का हो रहा है। वो फायदा कौन ले रहा है? व्यापारी। तो व्यापारी की एजेंट कौन बनी हुई है? सरकार। सरकार व्यापारी के एजेंट की तरह काम कर रही है, ना कि जनता के प्रतिनिधि के तरह काम कर रही है। तो ये सरकारों को समझना होगा और ये समझने के लिए लोगों को भी समझना होगा कि हमें सरकार से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये किसान का मुद्दा कोई नया नहीं है।
और जी। मैं प्रगति आपको बताना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण का जो मामला है, ये कोई आज का मामला नहीं है। ये अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। अंग्रेज भी भूमि अधिग्रहण करते थे, लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे भी कई बार किसानों की टकराट होती थी, लेकिन वो उस फैसले को सोल्व कर लेते थे, उन चीजों को सोल्व कर लेते थे। आज दिल्ली में आप चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे पूरा लुटियंस जोन का एरिया आप देखेंगे, ये सब किसानों की जमीन पे बना हुआ है और भूमि बिल्कुल। अधिग्रहण हुआ था यहाँ पे। आज हालांकि कई किसान उससे संतुष्ट नहीं थे, आज भी उनके मुकदमे चल रहे हैं। आप सोचिए 200 साल के बाद भी, 100 साल से अधिक हो गए, सॉरी, आज भी कई किसानों के मुकदमे चल रहे हैं भूमि अधिग्रहण के मामले में। उनकी पुश्तें लड़ रही हैं और वो वहां पे भी मतभेद थे, लेकिन फिर भी इतने नहीं थे जितने आज है। आज तो आंखें बंद किसान की तरफ से सरकार ने की है, क्योंकि उसको सब हड़प के जो है अपने जो बिजनेसमैन है उनको देना है। तो इसलिए किसान की सुनवाई नई क्षेत्र में हो रही है, तो इसलिए वो दिल्ली जा रहा है पार्लियामेंट घेरने। हालांकि मुझे पता है कि पार्लियामेंट तक पहुंच नहीं पाएगा, और पहुंच भी गया तो वहां भी कुछ नहीं होना। जी। क्योंकि सर इससे पहले भी बहुत चीजें आई थी सामने, लेकिन कुछ फायदा निकल कर आया नहीं। और जिस तरह से आपने व्यापारियों का जिक्र किया है, तो विपक्ष तो लगातार सरकार पर ये आरोप लगाते ही आ रहा है कि उद्योगपति और व्यापारियों के जेब भरे जा रहे हैं, लेकिन आम जनता के जेब की कटौती की जा रही है लगातार। फिलहाल हम देखें तो किसानों के मुद्दों को काफी उठाया जाता है हर चुनाव आने से पहले। अगर हम देखें तो इससे पहले भी जो कृषि कानून बिल की बात हुई थी, उसमें भी आगामी चुनाव आने वाले थे, तब जाकर ये बिल वापस ले लिया गया। और चुनाव के माहौल को देखते हुए काफी सपोर्ट में आते हैं, लेकिन जो सपोर्ट चुनाव के बाद दिखना चाहिए वो सपोर्ट दिखता नहीं है। चाहे हम किसानों का ही जिक्र करें या हम युवाओं का ही जिक्र करें, सरकार वो सपोर्ट दिखा नहीं पाती है। लेकिन हाँ, चुनाव में वो मुद्दों को उठाने की कोशिश करती है कि हम इनके हित में बात करेंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे। लेकिन फिलहाल ये अच्छे दिन ना किसानों के हित में दिखे, ना युवाओं के हित में दिखे, और ना ही जिन महिलाओं की वो जिक्र करती है, या हम कह लें जिन महिलाओं को साधने की कोशिश की जाती है, किसानों को साधने की कोशिश की जाती है, किसी के हित में अच्छे दिन दिखे नहीं थे सरकार। देखिए प्रगति, अगर आपको एक उदाहरण लें हरियाणा का, हरियाणा में भी पीछे विधानसभा चुनाव हुए थे, और हरियाणा के और पंजाब के जो लोग हैं उन्होंने ही लंबे समय तक धरना दिल्ली में दिया था। और ये माना जा रहा था कि किसान बहुत नाराज है, बाकी जो दूसरा मजदूर वर्ग है, कामगार वर्ग है, वो बहुत नाराज सरकार से है, और हरियाणा में भाजपा की सरकार बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हमने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन गई, तो वो किसान कहाँ चले। तो इससे ये लगता है कि ये चुनाव के दौरान जो मुद्दे होते हैं वो गौण हो जाते हैं किसान के लिए भी। किसान भी अपनी अलग अलग जातियों में बढ़ जाता है। जो जाट है वो जाट को वोट देगा, उम्मीदवार जाट ढूंढता है। सैनी है वो सैनी को ढूंढेगा, यादव यादव को ढूंढेगा, हिंदू मुस्लिम की बात होती है। तो जो जितने सियासी दल हैं या सरकारें हैं वो समझ चुकी है कि हमें अगर चुनाव जीतना है तो हमें इनको जातिवाद में बांट के रखना होगा। और इसीलिए क्या है, दबाव सरकार के ऊपर ये लोग बना नहीं पाते, क्योंकि किसान के जितने तमाम आंदोलन होते हैं उस तरह से किसानों के आंदोलन के दबाव में सरकारें आती ही नहीं है। और किसान आंदोलन में भी अगर आप देखेंगे दुनिया भर के या किसान संगठन बने हुए हैं, उनकी अलग अलग राय हैं, कोई सरकार के पक्ष में है, कोई विरोध में है। तो इसलिए सरकार भी समझ चुकी है कि इकट्ठे होकर किसान हमारे ऊपर दबाव नहीं बना पाएंगे, और थोड़ा बहुत अगर दबाव बना भी पाते हैं तो लंबा नहीं चल पाएंगे। इसलिए सरकार इनको बहुत सीरियसली नहीं लेती, ना इनके मुद्दों को सुनती। लेकिन ये मैं मानता हूं किसानों का दुर्भाग्य है कि किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार अगर सरकारें कर रही हैं। सरकार को मुझे लग रहा है कि इस पे विचार करना चाहिए, और सरकार के हित में, गांव किसान के हित में, लोगों के हित में, जो गांव का मजदूर है उसके हित में, या छोटे पट्टेदार जमीन वाले लोग हैं उनके हित में सरकार को सोचते हुए उचित निर्णय लेना चाहिए। मुझे तो ये लगता है। जी। बिल्कुल, अगर देखें सर, हम तो जिस तरह से कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे किसानों को सबसे अहम तौर पर देखा जाता है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों से, या हम कह लें कि इसी साल 2 बार ये दूसरा आंदोलन है, और साल के अंत में भी आंदोलन चालू है, साल की शुरुआत में भी आंदोलन चालू था। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जो हैं वो बस केवल किताबों, या कह लें कि केवल कहावतों में ही देखी जा सकती है, क्योंकि केवल कृषि प्रधान देश हम सुनते आए हैं शुरू से। पर जिस तरह से किसानों को खाद के लिए रोना पड़ता है, या सरकार से मांगनी पड़ती है अपनी मांग, लेकिन उन मांगों को पूरा करने की संभावनाएं नजर नहीं आती हैं, तो यही लगता है कि किसानों को बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। अगर हम देखें तो अभी जो 5 मांगे हैं उनमें साफ-साफ यही कहा जा रहा है कि जो भूमिहीन किसान है उनके बच्चों को रोजगार दिया जाए, और रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा था। क्योंकि जब से सरकार, केंद्र की सरकार पर यही आरोप लगते आ रहा है कि रोजगार देने में वो विफल रही है। और किसानों का मुद्दा भी, कुछ किसानों के मुद्दों में भी यही मांग है कि उनके बच्चों को भी रोजगार दिया जाए।
तो इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि रोजगार का मुद्दा वैसे भी उठता है और इस वक्त भी उठ रहा है। देखिए प्रगति, अगर आप किसान के रोजगार की या उसकी दूसरी चीजों को देखें, हम्म। किसान बहुत परेशान है, क्योंकि किसान जो फसल बोता है, खुले में फसल होती है, वो मौसम आधारित भी होती है। मौसम में कई बार आपकी फसलें खराब हो जाती हैं। अब जैसे कि हम अभी गेहूं की बुआई चल रही है, किसान वेस्टर्न यूपी का किसान है, वो गन्ने की कटाई कर रहा है और गेहूं की हम्म। बुआई कर रहा है। बाकी जगह पे कहीं दूसरी धान की कटाई चल रही है, वहां पे गेहूं की बुआई चल रही है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो वहां पे उसको खाद की आवश्यकता है, तत्काल उसको खाद की आवश्यकता है। सरकार खाद की पूर्ति कर नहीं पा रही है, उस पर ब्लैक मेलिंग हो रही है। तो किसान को जो उसकी कॉस्ट थी, वो कॉस्ट एकाएक बढ़ जाती है, क्योंकि उसको काला बाजारी की जो खाद की चल रही है, उसको डबल और ट्रिपल रेट पे उसको खाद खरीदनी पड़ रही है। दूसरी बात जो आपने की है कि जो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे भी रोजगार ना होने की वजह से खेती में ही हाथ बटा रहे हैं। तो जो खेती में हाथ बटा रहे हैं, यानी कि मजदूरी खेती में कर रहे हैं, किसान का जो परिवार उस खेत में लगा हुआ है, वो तो काउंट ही नहीं होता कहीं। जब हम काउंट भी करते हैं कॉस्ट के लिए, जो एमएसपी मांगते हैं, तो उसमें उसको कहीं काउंट ही नहीं किया जाता। फसल का क्या रेट है, उसकी जमीन का क्या रेट है, कितने का उसने उसमें पानी चलाया, कितने की बिजली खर्ची हुई, कितने का डीजल खर्चा हुआ, कितने का बीज खर्चा हुआ, कितने की खाद खर्ची हुई, कितना पेस्टिसाइड लगा, इसको टोटल कॉस्ट करके हम कर लेते हैं। भाई किसान की मजदूरी भी तो है, किसान ने अपने परिवार के साथ उसमें 6 महीने 8 महीने काम किया, उसको भी तो जोड़िए। तो किसान कहीं न कहीं परेशान है और उस किसान को सरकार समझ नहीं रही है। दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, वास्तव में है। आज भी अगर आप देखेंगे पूरे देश में जो जनसंख्या है, अगर हम उसको बाँटें, 60 से 70% लोग कृषि आधारित काम से जुड़े हुए हैं। उनका जो घर चल रहा है, उनके जो धंधे चल रहे हैं, वो 60-70% लोग आज भी कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं। लेकिन सरकार इस सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहती, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहती। कोई भी सरकारें आती हैं, वो विकास कार्य चाहती हैं, वो इंडस्ट्री चाहती हैं, औद्योगिकरण चाहती हैं, सड़कें चाहती हैं, बाकी विकास करना चाहती हैं, खेती की तरफ इतना ध्यान नहीं है। लेकिन आज आपको देखना होगा, मैंने अभी 4 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है कि अगर किसानों को खुद मुख्तियार बनना है, किसानों को खुद करना है, तो किसान को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। आज हम जो चाहे वो जड़ी-बूटी देखें, चाहे फसलों का बदलाव देखें, जहाँ पे हम परंपरागत खेती कर रहे हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो जो बच्चे किसान के पढ़ के आते हैं, उन्होंने कई जगह कोशिश की है कि थोड़े बदलाव किए जाएँ। और देखिए, देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब देश में कोरोना चल रहा था, तमाम इंडस्ट्री, तमाम उद्योग और तमाम दुकानें, तमाम जो प्रतिष्ठान है, सब बंद हो गए थे। सिर्फ खेती एक ऐसा था, सिर्फ कृषि क्षेत्र एक ऐसा था, जो लगातार बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा था, सबका पेट भरने का काम किया। खेत में किसान काम करता रहा, जबकि सब अपने घरों में कोरोना से डर के बैठे रहे। लेकिन किसान था जो अपने खेतों में बैठा रहा और लगातार आपको खाने-पीने की चीज़ों की आपूर्ति करता रहा। चाहे वो दूध हो, चाहे वो सब्जियाँ हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो कोई भी दूसरी चीज़ें हों। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है कि कोरोना को अगर स्टडी सरकार करे और उस पे जाए और ये सोचे कि हमें कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी भी सरकार की नीयत इसलिए कृषि क्षेत्र को बढ़ाने की नहीं है, क्योंकि उससे सरकार के हाथ कुछ नहीं लगता है। सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, अगर आप किसान को बढ़ावा दोगे तो आपको रिश्वत नहीं मिलेगी, आपको ज़मीनें नहीं मिलेंगी। किसान को जितना परेशान करोगे, वो औने-पौने दामों में अपनी ज़मीन बेचेगा, वो भागेगा, वो शहर में आएगा, शहर में आके मज़दूरी करेगा। मज़दूरी में आपको लेबर भी तो चाहिए ना, जहाँ पे आप सड़कें बना रहे हैं बड़ी-बड़ी, गगनचुंबी इमारतें बना रहे हैं, दूसरी चीज़ें आप बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, तो उसके लिए जो लोग आपको चाहिए, वो किसान तो आएँगे गाँव से। जब वहां भूखे मरेंगे तो शहर में आएंगे, तो उससे आप अपनी जो मजदूरों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति आप करेंगे। इसके पीछे भी कई लोग कुछ तरह का षड्यंत्र चला रहे हैं और वो इस रणनीति के पीछे भी काम कर रहे हैं कि किसान जितना कमजोर होगा उसके लिए फायदा होगा। तो कुछ लोगों की सोच इस तरह की भी है, मुझे ये भी लगता है। जी। लेकिन सर, आपने मजदूरों का ज़िक्र किया है कि किसान अपने ग्रामीण इलाकों को छोड़कर शहरों में आते हैं, वहाँ मज़दूरी करते हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो मज़दूर भी काफ़ी ख़ासा खुश नहीं है सरकार के, क्योंकि वेतन को लेकर उनमें भी काफ़ी नाखुशी देखी गई है।
लेकिन फिलहाल फिर से किसानों के मुद्दों पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे तो खबरों में निकल कर आ रहा था कि संसद का घेराव होगा, लेकिन पुलिस बल, सुरक्षा बल तैनात है और रोकने की कोशिश की जा रही है, हर बार की तरह इस बार भी। लेकिन आगामी चुनाव है सर, आगामी दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली कूच करने की जो ये किसानों ने मोर्चा संभाल लिया है, ये कितना खासा असर ला सकता है? क्योंकि पहले भी जैसा आपने बताया कि हरियाणा चुनाव में ये मुद्दा काफी उठाया गया था कि किसान नाराज हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव के जो नतीजे हैं वो काफी उलटफेर दिखे, जमीनी स्तर पर काफी चीजें अलग थी और जब नतीजे आए तो बहुत अलग। फिर अब दिल्ली में भी यही संभावनाएं हैं कि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव में ये जो किसानों का आंदोलन साल के अंत में हुआ है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं, कितना खासा असर पड़ सकता है? देखिए प्रगति, ये दिल्ली में जो चुनाव है ये विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अभी कोई जी। लोकसभा का चुनाव नहीं है या दिल्ली से सटे हुए यूपी या हरियाणा का चुनाव नहीं है। तो इस किसान आंदोलन से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव से किसान के इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। ये जो आंदोलन है ये यूपी सरकार के खिलाफ है या केंद्र सरकार के खिलाफ है और अभी केंद्र सरकार या यूपी सरकार दोनों ही जगह कहीं चुनाव होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये किसानों का आंदोलन किसी चुनाव को प्रभावित कर पाएगा, एक बात। दूसरी बात में वो जो मजदूरों की बात आपने कहा कि मजदूरों को भी वेतन नहीं मिल पा रहा है, वेतन को दिहाड़ी मजदूरी मिलती है, डेली का डेली अनाउंस मिलता है। उसमें मनरेगा, पहले बड़ा विरोध मनरेगा का भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही थी कि मनरेगा तो बेकार है, इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन चालाकी से भारतीय जनता पार्टी ने उस मनरेगा की जो पॉलिसी है उसको बंद नहीं किया है, उस योजना को लगातार कंटिन्यू रखा है और कंटिन्यू रखने के बाद में उसमें तमाम तब्दीलियां कर दी हैं। उसको काम नहीं मिल रहा है, 15 दिन का काम देना है, उसमें भी लोकल में भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को भी मिटाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकामयाब रही है। दूसरा मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लेबर है वो सस्ती मिलती है। दूसरा, असंगठित क्षेत्र है, इसमें कोई संगठन है नहीं, कोई आपका पास उस तरह का रिकॉर्ड है नहीं, कितने मजदूर आए, कहाँ है, आपने किसको दिया। तो इस तरह के उसमें करप्शन बहुत ज्यादा है और उसका फायदा जो बिचौली है वो उठाते हैं, मजदूर को भी नहीं मिल पाता और सरकार भी पैसा देती है। मनरेगा में सरकार बहुत पैसा खर्च करती है अगर आप देखेंगे, लेकिन उसमें और बहुत पारदर्शिता लाने की पिछली सरकारों ने, इस सरकार ने भी कोशिश तो की है, लेकिन उस कोशिश के बावजूद भी बिचौलिया उसमें से मोटा धन, मोटा पैसा खा जाते हैं। दिखाने के लिए मजदूर के अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, लेकिन पहले ही उसको इस तरह से फंसा के रखते हैं कि उससे आधा पैसा वापस ले लेते हैं। तमाम तरह की इस तरह की शिकायतें हम लोगों को मिलती हैं, सरकार में भी आती है, कई लोग आरटीआई भी लगाते हैं। तो मजदूर के साथ बड़ी दिक्कतें हैं और मजदूर को काम कहाँ से मिलेगा जब लगातार काम होता नहीं है। तो कोई भी काम अगर आप चलेगा, लगातार काम होता नहीं है, बिल्डिंगें भी कब तक बनती हैं। बिल्डरों का हाल आप देख रहे हैं कि बिल्डरों ने धराशायी है, बिल्डर अपनी बिल्डिंगें नहीं बना पा रहे, कई बिल्डर फंसे हुए हैं, कोई करप्शन में फंसे हुए हैं, कोई पैसे लेके भाग गया है और सरकार उस पर ध्यान कहाँ दे रही है। रेरा बना दिया एक नया, वो रेरा और ठगी का काम कर रहा है, उससे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए क्या है कि किसान और मजदूर सबसे ज्यादा परेशान है और उसके लिए सीरियसली कोई सरकार काम करती हुई फिलहाल तो मुझे दिखाई देनी है। जी। सर, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि सरकार, कोई भी सरकार, किसी भी एक पर्टिकुलर सरकार का यहाँ पे जिक्र नहीं है। अगर किसी भी पार्टी की अगर हम बात करें तो आखिरकार उनकी पार्टी में खुश कौन है? क्योंकि किसानों के हित की भी बात नहीं होती है सर। और आपने जैसे मजदूरों का ही बताया, तो मजदूर भी काफी परेशान है। युवाओं को अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले यूपी से खबर आई थी कि युवाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। इससे पहले भी युवाओं में काफी नाराजगी देखी गई है चुनाव माहौल में भी, क्योंकि रोजगार को लेकर नाराजगी है युवाओं में। तो फिलहाल खुश कौन है? क्योंकि अच्छे दिन अगर कहे तो केंद्र की सरकार अच्छे दिन लाने की बात करती है, लेकिन अच्छे दिन किसके लिए आए ये समझ नहीं आ रहा है। नहीं, अच्छे दिन आने वालों के आए हैं, अच्छे दिन आए हैं, राम मंदिर बन गया है, लोगों में खुशी का माहौल है। जो धार्मिक लोग हैं वो बड़े खुश हैं और उनका कहना है कि जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ, जो 100 साल में नहीं हुआ, वो मोदी जी ने कर दिया है, मंदिर बना दिया है। तो खुश हैं वो लोग, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि अगर 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा तो हम पेट्रोल लेंगे। तो वो लोग खुश हैं, बड़ा वर्ग खुश है। और दूसरा क्या है कि यही युवा जब सड़क पे रोजगार के लिए लड़ता है और जब धार्मिक मुद्दे की कोई बात आती है, हिंदू मुस्लिम की बात आती है, मंदिर मस्जिद की बात आती है, तो यही युवा भूल जाता है बेरोजगारी को और यही सबसे आगे झंडा लेके चलता है। और ये सरकारें और सियासी दल भी जानते हैं। देखिए, सियासी दल खाली आप भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगाएं ऐसा नहीं है। तमाम सियासी दल जो है अपने हितों को साधने के लिए
इस प्रकार के षड्यंत्र का प्रयोग करती हैं और उसमें सफल होती रही हैं। अगर आप 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करें तो एक तरफा दंगा नहीं हुआ था, उसमें कई सियासी दल इन्वॉल्व थे और बाद में उनको फायदा हुआ। कुछ सियासी दलों को नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, कई सियासी दल समाप्त हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे सियासी दल को बहुत फायदा 2013 के दंगे का हुआ। तो किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, ये बात की बात है, लेकिन कोशिश सब करते हैं क्योंकि उसी से वोट आता है। वोट लेने का कोई तरीका दूसरा नहीं है। अब आज आप संभल की बात अगर आप करते हैं, क्या लोगों की आंखें बंद हैं कि उस जज ने एक ही दिन में जो है याचिका रजिस्टर्ड कर ली, उस पर जांच भी कर दी और वो उसका सर्वे का आदेश भी दे दिया, सर्वे की टीम भी उसी दिन पहुंच गई। आपने सुना है कहीं कोर्ट में ऐसा होता है? कोर्ट में तो हमने तो वो सन्नी देओल की फिल्म देखी है, वो कहते हैं तारीख पे तारीख मिल रही है साहब, और 20-25 साल तो मुकदमा लड़ने में भारत में आम बात है। तो यहाँ तो 20-25 मिनट 3 घंटे के अंदर आपने सब काम कर दिया। तो ये कैसे हो रहा है? ये लोगों को समझ में नहीं आता। तो इसलिए ये सब राजनीति करने के लिए, अपने वोट या समीकरण को बढ़ाने के लिए इस तरह के हथकंडे सियासी दल पक्ष और विपक्ष दोनों अपनाते हैं ताकि उनकी सरकार बने, और बाकी इनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। अब मैं विपक्ष पे भी आरोप लगाता हूं कई बार। आज विपक्ष कह रहा है कि संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है। संविधान उनका वहीं तक बचता है जहां तक चुनाव होते हैं। चुनाव खत्म, संविधान बच गया। तो आपको क्या अपना एमएलए बनाने के लिए, आपको सरकार में आने के लिए ही संविधान की बात करनी है, या लगातार संविधान की लड़ाई आप लड़ेंगे? अगर आप वास्तव में किसी चीज से नाराज हैं, आप चुनाव आयोग से नाराज हैं, आप किसी दूसरे मामले में नाराज हैं, क्या चुनाव होने के बाद आप उस मुद्दे पे क्यों नहीं लड़ते, क्यों नहीं सड़कों पे उतरते आप? क्योंकि आपका आपकी नीयत साफ नहीं है। आप भी उन मुद्दों का फायदा उठा के आप सिर्फ चुनाव में अपनी रणनीति चमका के बैठ जाते हैं। अब आप बताइए, हरियाणा शांत बैठा है, अब वहां पे ना गो तस्करी हो रही है, ना कोई पहलवान आ रहे हैं, ना कोई दूसरे काम हो रहे हैं, सरकार बन गई, ये सब मामला ठंडा हो गया। उससे पहले हरियाणा में क्या आतंक चल रहा था। तो ये सिर्फ चुनाव तक की सियासी दलों की एक रणनीति होती है, चुनाव के बाद सब ठंडा मामला हो जाता है। अब आपको सारी हरकतें दिल्ली में दिखाई देंगी क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। अगले 6 महीने नई नई चीजें आपको दिल्ली में दिखाई देंगी। अब तक दिल्ली में कुछ नहीं था। तो ये जहां चुनाव आता है वहां पे सियासी दल इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं और जनता को चीजें कुछ दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। जो वो चाहते हैं वही सुनाते हैं और वही जनता सुनती है। जो दूसरे मुद्दे हैं वो भूल जाते हैं। अब दिल्ली में कोई बेरोजगारी की बात नहीं होगी। 5 साल से केजरीवाल की सरकार है, पिछले 2 साल से सड़कों में 2-2 फीट के गड्ढे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। अगर आप भाजपा के, मैं पंजाबी बाग में दिल्ली में रहता हूं, मेरे घर के सामने 2-2 फीट के गड्ढे हैं। जब हम पूछते हैं विधायक से, जो आम आदमी पार्टी का, वो कहता है जी ये काउंसलर बनवाएगा भाजपा का। जब काउंसलर को पूछते हैं, बोला जी नहीं ये तो विधायक बनवाएगा। अब बनवानी दोनों को नहीं है। अब भुगतेगा कौन? भुगतेगा हम जैसे उपभोक्ता जो टैक्स दे रहे हैं। तो इसलिए ये सियासी दल है, इनका आपस में रणनीति चलती रहती है। इस बार तुम बनो, इस बार हम बने, और जनता को मूर्ख बनाने का काम होता रहता है, चाहे उस मजदूर हो, चाहे हम जैसे हो, चाहे किसान हो। तो इनका काम है मूर्ख बनाओ और अपनी सरकार बनाओ, और उसमें ये सफल है। तो ये सब मुझे नूरा कुश्ती दिखाई देती है। अब किसान जितना भी कुछ कर ले, असलियत में निकलना कुछ नहीं है। धरना करेंगे, 4 दिन लाठी खाएंगे, वापस अपने घर चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ होता मुझे नजर नहीं आ रहा। जी। जी, बिल्कुल, लेकिन बैठे-बिठाए विपक्ष, जैसे कि आपने विपक्ष का ज़िक्र भी कर दिया है सर, तो विपक्ष को बैठे-बिठाए तो मुद्दा मिल ही गया है उठाने का, क्योंकि मुद्दा चुनावी माहौल में मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का मुद्दा, उठाने के लिए एक मुद्दा होना चाहिए कि हम घेर सके सामने वाले को। फिलहाल आपने किसानों का ज़िक्र किया कि कुछ होने वाला नहीं है, तो इससे पहले भी चीज़ें दिखी हैं सर, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इस साल के शुरुआत में ही जब आंदोलन हुआ, जब किसान सड़कों पर आए और उन्हें रोक दिया गया, तो वहीं समझ में आ गया था कि कुछ होने वाला तो नहीं है, लेकिन फिलहाल इस वक़्त हावी नज़र आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि किस तरह से संसद सत्र चल रहा है और मणिपुर और अडानी का मुद्दा तो उठाया गया है, वो भी काफ़ी हावी पड़ता दिख रहा है और इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक और मुद्दा बैठे-बिठाए मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है संसद सत्र में किसानों का मुद्दा कितना हावी पड़ सकता है? नहीं देखिए प्रगति, मुझे नहीं लगता कि कोई किसानों का मुद्दा सदन में चलेगा, क्योंकि सदन जी, में ऑलरेडी बड़े-बड़े मुद्दे हैं। दूसरा, अगर कोई क्षेत्रीय सांसद इस मुद्दे को उठाता भी है तो अपनी बात रख देगा, इसके अलावा कोई ज्यादा ये मुद्दा वहां पे नहीं चलेगा। देखिए वहां पे जो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं संसद में आज की डेट में, जो विपक्ष मुख्य से उठाता है, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो और चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, जैसे ही खड़े होकर विपक्षी दल के नेता को इस तरह की बात करते हैं, तो स्पीकर जो है या तो उनको चुप करा देते हैं या सदन को एडजर्न कर देते हैं।
पिछले 4-5 दिनों से यही चल रहा है। तो इसमें कोई नई बात होने वाली है नहीं। किसानों का मुद्दा तो संसद में ना उठेगा और ना उसका कोई हल होगा, ना वो चर्चा का विषय वहां बनेगा। जी। क्योंकि इससे सर फिलहाल ऐसा लगता है कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि सियासी दल फायदा अपना ढूंढते हैं कभी भी चुनाव, जब आगामी चुनाव होता है और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो शांति फिर नजर आती है इलाकों में। तो फिलहाल सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने किसानों को लेकर जो समस्याएं निकलकर सामने आ रही थी और दर्शक भी जानना चाहते थे कि आखिर ये जो किसानों ने फिर से मोर्चा संभाला है, ये किस कारण से, आपने पूरी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। जैसे कि आपने देखा कि किसानों ने मोर्चा संभाला हुआ है और लगातार किसान दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ रहे हैं, रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, सुरक्षा बल लगातार तैनात है। अगर हम कहें महिला सुरक्षा बल और महिला, क्योंकि वहां पे महिला किसान भी मौजूद है और किसानों ने इस बार काफी हद तक कोशिश की है कि संसद का घेराव कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किसान जिन मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा किया जाता है या पिछली बार की तरह फिर से उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है। आपको क्या लगता है पूरे मामले में? अपनी राय जरूर बताइए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।